हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 9 के उदाहरण नंबर 4 को बताने वाला हूं। उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 इनको मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है ना। तो आज की इस वीडियो में उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 देखो क्या है। खाता बही के आधार पर वही है ना, जो खाता बही शुरू में मैंने आपको दिखाया था, वही खाता बही के आधार पर योग और शेष विधि से तलपट तैयार करना। देखो इस बार क्या करना है, योग भी निकालना है, शेष भी निकालना है, मतलब दोनों का कंबाइन करना है। तो जो उदाहरण नंबर 1 था, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर जो 3 है, तो उदाहरण नंबर 1 और 3 को कंबाइन किया है, बस कुछ नहीं है, है ना। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। पूरा का पूरा उदाहरण नंबर 1 और 3 है। तो देखो उदाहरण नंबर 1 जो है, जो राशि आया था जिसमें योग विधि से मैंने बताया था, तो ये आया था 2,25,000, है ना। उदाहरण नंबर जो 3 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है, उसमें 90,020 रुपया आया था, 90,020 रुपया। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ये योग विधि का है, जो उदाहरण नंबर 1 का है, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का, और ये उदाहरण नंबर 3 का है। तो उदाहरण नंबर 3 में शेष विधि भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो शेष विधि देखो ये दोनों जो है, ये किसका है, उदाहरण नंबर 1 का है, जिसमें विकलन और समाकलन निकाला गया है, मतलब डेबिट और क्रेडिट है। और इसी तरीके से जो 3 है ना, 3 के 3 को पूरा को उठा के यहाँ पे ला दिया गया है, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 1 और 3 को कंबाइन कर दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, योग और शेष विधि कहते हैं। दोनों को एक साथ मर्ज करना। और याद रखना, दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है, याद रखना। राशि देख लो, योग विधि का राशि अलग आएगा और शेष विधि का राशि अलग आएगा, दोनों का राशि अलग अलग रहता है, ठीक है। चलो आगे देखो, उदाहरण नंबर 4 भी इसी प्रकार से है। उदाहरण नंबर 4 का जो प्रश्न है वो तो दिया नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। देखो यहाँ पे लिखा उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, क्या के उदाहरण क्रमांक 6 के अवलोकन करे कह रहा है। तो ऐसा कोई अंक भी नहीं है, पूरा का पूरा मैंने प्रश्न देख लिया है, कुछ भी नहीं है, है ना। बस इनका कहने का मतलब ये है कि एक एक बनावटी प्रश्न है, ठीक है, एक बनावटी प्रश्न है। उस प्रश्न को क्या किया गया है, बना दिया गया है, और बनाने के बाद मर्ज कर दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि उदाहरण नंबर ये 4 है ना, सेम टू सेम उदाहरण नंबर का प्रश्न है, उदाहरण नंबर का प्रश्न है ना, जो खाता बही दिया हुआ था वो उदाहरण नंबर का प्रश्न था। तो उदाहरण नंबर 1, 2, 3 जो है उसी हिसाब से सॉल्व हुआ था, चौथा भी उसी हिसाब से हल हुआ है। लेकिन उदाहरण नंबर 5 जो है एक बनावटी प्रश्न है, जिसका कोई प्रश्न नहीं, मतलब उदाहरण नंबर 5 का कोई प्रश्न ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ खंड रहेंगे, है ना, खंड रहेगा। जैसे कि योग विधि का है तो योग करना, है ना। तो जैसे कि ये जो दोनों टॉपिक है, योग निकाल दिए और ये शेष निकाल दिए, ठीक है। तो दोनों को मर्ज किया गया है, बस ये बताना चाहता है कि दोनों को मर्ज किया गया है। और मर्ज करके जैसे उदाहरण नंबर जो 4 है, देख सकते हो उदाहरण नंबर 4 के एक जो है ये योग विधि को प्रदर्शित करेगा और ये शेष विधि को प्रदर्शित करेगा, और दोनों के राशि जो है देख सकते हो समान नहीं रहेगा, योग और शेष का समान नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ बताने के लिए उदाहरण नंबर 5 को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई प्रश्न बना नहीं है, और प्रश्न है ही नहीं, सीधा सॉल्यूशन दिया गया है, जो इस पाठ्य पुस्तक पे कहीं पे भी आपको वो प्रश्न मिलेगा नहीं। तो ये एक कह सकते हो कि ये बनावटी है कि किस प्रकार से योग और शेष को मिलाना है। और ध्यान देना कि कभी भी ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होगा, भाई हल में बराबर नहीं हो रहा है तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ थ्योरिकल टॉपिक है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है थ्योरिकल टॉपिक में, देखो क्या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, तो पढ़ के देखेंगे तब पता चलेगा ना। तलपट तैयार करने का उद्देश्य जनरल एवं सहायक बहियों से खाता बही में खतौनी की गई अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है। यदि यदि तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट खानों को जोड़ मिल जाता है, तो यह इस बात का घोतक है कि खातों की शुद्धता का अंतिम या पक्का अथवा अचूक प्रमाण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में तलपट के दोनों खानों का जोड़ मिलना अंगगणितीय शुद्धता का प्रमाण तो हो सकता है, किंतु खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता है। तलपट का योग मिल जाने के बावजूद भी खातों में ऐसी त्रुटि विद्यमान रह सकती है जो तलपट के योग को प्रभावित नहीं कर पाती। अर्थात तलपट के दोनों खानों का जोड़ मिल जाने के बाद भी खातों में त्रुटियां रह सकती है। इसलिए कहा गया है कि तलपट खातों की शुद्धता का पक्का या अंतिम प्रमाण नहीं होता है। इसी तरीके से तलपट
देखो यहाँ पे और कुछ टॉपिक है, जैसे कि तलपट में प्रकट नहीं होने वाली अशुद्धि। पहला है छूट जाने वाली अशुद्धि। किस प्रकार से छूट जाता है, चलो देखते हैं। यदि प्रारंभिक लेखे में किसी व्यावसायिक व्यवहार का लेखा नहीं हुआ है, अर्थात जब किसी सौदे का जनरल में लेखा भूलवश नहीं हो सकता है ना, जनरल में भूलवश लेखा नहीं हो सकता है, तो यह खाता बही में खतियाने से छूट जाएगा। ठीक है, और जब खाता बही में ही उनका खाता नहीं है तो वह तलपट में भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखो अगर कोई चीज़ भूल वक्त छूट छूट गया, जैसे जनरल बना रहे हो तो जनरल में ही छूट गया, तो भाई जनरल के माध्यम से ही खाता बही बनता है, तो खाता बही भी नहीं बन पाएगा और खाता बही में वो नाम छूट जाएगा। ठीक है, अब ये वहाँ से भी छूट गया तो पूरी रूप से क्या होगा, तलपट भी नहीं बन पाएगा। जैसे तलपट बनाते तो जब डांटा ही नहीं है, कोई डांटा छूट गया तो उसका आप लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो ना। तो यही कहना चाह रहा है, इस प्रकार खातों में त्रुटि है तो इसका प्रभाव तलपट के मिलने पर नहीं पड़ता है। इसके बाद देखो आगे दूसरा सैद्धांतिक अशुद्धियां कह रहे हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियां क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के अपूर्ण ज्ञान से सैद्धांतिक गलतियां लेखों तथा जर्नल में लेखांकन के समय हो सकती है। इस प्रकार की गलतियों से तलपट मिल जाता है क्योंकि उस लेन देनों का पूर्ण दोहरा लेखा किया जाता है। इसी तरीके से तीसरा देखो, गलत खाते में पर सही पक्ष में खतियाना। यदि जनरल में लेखा सही हुआ है परंतु खाता बही में लिखते समय उचित खाते में लिखने के स्थान पर किसी दूसरे खाते में राशि को लिख लिया जाए, लेकिन डेबिट या क्रेडिट पक्ष में सही स्थान में राशि की खतौनी की गई हो तो तलपट की अशुद्ध प्रकट नहीं होती है। तो किस प्रकार से तलपट की अशुद्धि जो है प्रकट नहीं होती, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से देखो चौथा, प्रारंभिक लेखों की अशुद्धियां। किसी सौदे का जनरल में प्रविष्टि सही किया गया है किंतु राशि लिखते समय गलती से गलत राशि लिख दिया गया है। इसी तरीके से देखो पांचवा, क्षतिपूरक अशुद्धियां। ये क्या होता है, कभी कभी जनरल में खाता बही में पोस्टिंग करते समय कुछ अशुद्धियां ऐसी रह जाती जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है, अर्थात जिसके माध्यम से दूसरी गलतियां स्वतः समाप्त हो जाती है। छठवां, खतियाने में छूट जाने वाली अशुद्धियां। जनरल से खाता बही में लेखा करते समय बराबर राशि वाले खातों का लेखा नहीं करने पर तलपट में मिलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद देखो यहाँ पे अशुद्धियाँ जो तलपट में प्रकट हो जाती है या तलपट का मिलान कब होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ त्रुटियां बताई गई, त्रुटियां गलतियां है ना, तो ये तलपट पर नहीं मिलता है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, एक क्षण की खतौनी छूट जाना। खातों में प्रविष्टि के समय यदि किसी सौदे से संबंधित एक पक्ष की प्रविष्टि हुई है और दूसरे पक्ष की प्रविष्टि छूट गई है तो ऐसी दशा में तलपट नहीं मिलेगा। दूसरा है उल्टी प्रविष्टि होने पर। जब किसी सौदे से संबंधित डेबिट प्रविष्टि क्रेडिट प्रविष्टि डेबिट कर दिया जाता है तो इस प्रकार की गलती से भी तलपट का योग नहीं मिलता है ना, उल्टा पुल्टा करने पर। अशुद्ध योग तथा शेष निकालना। किसी खाते के योग या शेष निकालने में गलती होने पर तलपट में शेष की प्रविष्टि गलत होगी तथा तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग नहीं मिलेगा। चौथा है अधिक खतौनी। जब किसी खाते में किसी विशिष्ट सौदे की प्रविष्टि एक से अधिक कर दी जाती है, ऐसी दशा में खाते के शेषों में अंतर आ जाता है। पांचवा है खातों को तलपट में नहीं लिखना। खातों के शेषों की तलपट में लेखांकन के समय गलती से यदि किसी खाते की शेष की प्रविष्टि छूट जाए, ऐसी गलती से भी तलपट का योग नहीं मिलेगा। छठवां है अशुद्ध रकम मिलना या अशुद्ध रकम लिखना। जनरल से खातों में प्रविष्टि के समय यदि किसी प्रविष्टि में खातों में गलत रकम लिख दिया जाए तो ऐसी दशा में खातों के शेषों में अंतर आ जाएगा तथा तलपट का योग नहीं मिल पाएगा। तलपट में गलत पक्ष में प्रविष्टि। खातों के शेष अथवा योगों की प्रविष्टि यदि तलपट में डेबिट के
स्थान पर क्रेडिट तथा क्रेडिट के स्थान पर डेबिट में कर दिया जाए तो तलपट नहीं मिलेगा। जोड़ को आगे ले जाने में भूल करना। यदि एक खाता एक से अधिक पृष्ठों में बनाया जाता है और एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठों में शेष को ले जाते समय यदि गलत शेषों की प्रविष्टि दूसरे पृष्ठ पर हो जाती है तो ऐसी गलती की दशा में शेषों में अंतर आ जाएगा तथा तलपट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं अगला जो टॉपिक है, तलपट मिलाने की विधियाँ अथवा अशुद्धियों का पता लगाना। तो देखो पहला क्या है, तलपट की पुनः जांच। सर्वप्रथम तलपट के योगों की पुनः जांच करना चाहिए। यदि दोनों पक्षों का योग ठीक है तो अंतर की राशि ज्ञात करना चाहिए। खातों की पूर्ण जांच, इसके बाद सभी खातों की पूर्ण जांच की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत सभी सौदों की खातों की प्रविष्टि तथा खातों के योग एवं शेषों की जांच करनी चाहिए। प्रारंभिक लेखों की जांच है ना, ये क्या होता है, प्रारंभिक लेखों के बहियों में का मिलान करके देखना चाहिए कहीं जोड़ या शेष जो है एक स्थान से आगे लाने व ले जाने में गलती तो नहीं हो गई है। इसके बाद देखो सहायक बहियों का योग व खतौनी की जांच। क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, वापसी व बिल बहियों के जोड़ों की खाता बही में प्रविष्टि के समय गलती तो नहीं हो गई है, इनकी जांच करना चाहिए। रोकड़ की जांच, रोकड़ एवं बैंक के खानों की जांच भी करनी चाहिए। यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि रोकड़ तथा बैंक खातों के शेष तलपट में ले जाते समय गलती तो नहीं लिखे गए है ना। इसके बाद छठवां पूर्ण जांच। निम्न प्रयत्नों के बाद भी गलती नहीं मिले तो पुनः सहायक बहियों, जनरल खाता बही एवं प्रविष्टियों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ उदाहरण थे और कुछ थ्योरिकल था। थ्योरिकल में समझाने लायक तो टॉपिक नहीं था, बस एक बार पढ़ने वाला टॉपिक था, इसलिए इसको सिर्फ आपको पढ़ के बताया गया, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक बचे उसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।